जय सुभाष। जय सुभाष, जय हिंद, जय सुभाष। आजमगढ़ और आसपास के क्षेत्र से आए हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, सबको हाथ जोड़कर नमस्ते। जय हिंद, जय सुभाष। पिछले 4 दिन से हम उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और अपने 4 दिन के इस छोटे से समय के अनुभव से मैं ये बता सकता हूं कि अगर हम लोगों को सच में ये बात बता पाए, या अब मैं इसको थोड़ा चेंज करूं कि आप लोग अगर अपने लोगों को समझा पाए, तो स्वाधीन भारत का नेताजी सुभाष चंद्र का सपना कोई ज्यादा दिन दूर नहीं है। और हम अपनी सरकार, असल में जनता की सरकार बनाने से ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन समस्या क्या है कि समाज के सारे अंगों को और सभी तबकों को इन षड्यंत्रकारियों ने अलग अलग थलग करके रखा हुआ है और सबको बांटा हुआ है। कभी हम जात के नाम पर अलग हो जाते हैं, कभी हम पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर अलग हो जाते हैं, कभी हम इस तरीके से अलग हो जाते हैं कि कौन अमीर है कौन गरीब है, कभी हम राज्य के हिसाब से, कभी जिले के हिसाब से, और हम इंसान नहीं बन पाते। गांधी जी ने एक बात कही थी कि यदि आप हिंसा करेंगे तो जो हिंसा नहीं करते हैं वो आपसे दूर हो जाएंगे। यदि आप गरीब की लड़ाई लड़ेंगे तो अमीर आपसे दूर हो जाएंगे। यदि आप इस तबके की लड़ाई लड़ेंगे तो वो तबका आपसे दूर हो जाएगा। और सबसे आसान तरीका लड़ाई लड़ने का है कि यदि आप मानवता की लड़ाई लड़ेंगे तो मानव आपसे कभी दूर नहीं होगा। तो इंसानियत की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है यदि हमको मजबूत होना है तो। और अगर इंसानियत की लड़ाई लड़नी है तो इंसान के जीने के पैमानों पर हम लोगों को यह देखना होगा कि कितने लोग और कैसे लोग खरे उतर रहे हैं, और हमारा जो जीवन जीने का जो मानक है उस पर हमारा तंत्र और हमारी व्यवस्था कितनी खरी उतरती है। उसका कारण क्या है? जितनी भी चोरियां हैं, डकैतियां हैं, भ्रष्टाचार है, खराब है, अनैतिक आचरण है, उस सब के मूल में एक चीज मिलती है कि हमको इंसान होने का जो सम्मान मिलना चाहिए, वो सम्मान अगर नहीं मिलेगा तो हम हर वो संभव कोशिश करेंगे जिससे सम्मान मिल रहा है। अब षड्यंत्रकारी ताकतों ने क्या खेल खेला कि अगर आप पेस्टिसाइड, यूरिया, सिंथेटिक ड्रग्स, एलोपैथिक दवाइयां, नशा, शराब, कबाब, ऐसी चीज जो समाज को तोड़ने वाली है और मानवता को नुकसान पहुंचाने वाली है, यदि आप ऐसी चीजों की बिक्री करेंगे या इसमें डील करेंगे तो आपको ढेर सारा मुनाफा होगा। यदि आप देसी ऑर्गेनिक चीजों पे अगर डील करोगे, अगर आप अपने खेत के अंदर पेस्टिसाइड वाली खेती करते हो तो थोड़ा लाभ होने के चांसेस हैं, अगर ऑर्गेनिक खेती करोगे तो नुकसान होने के चांसेस हैं। तो जहां जहां आप असली जीवन की तरफ जाओगे आपको नुकसान होने लगे। और फिर इज्जत का पैमाना इन लोगों ने टेलीविजन के माध्यम से क्या रख दिया? कौन कौन सी भाषा बोल सकता है, किसके पास कितने पैसे हैं, किसके पास कितने संसाधन है, किसका मकान कैसा है, किसके कपड़े कैसे हैं, कौन आदमी किस तरह से रहता है, उसकी कुर्सी कितनी ऊंची है, वो कितना बड़ा पद रखता है, ये पैमाने इन लोगों ने बना दिए टीवी और रेडियो के माध्यम से और टेलीविजन और मोबाइल के माध्यम से। जबकि असलियत में अपने पुरखों का एक नियम था कि धन दौलत चाहे थोड़ी हो या ज्यादा हो, अगर बहुत अमीर आदमी गलत तरीके से दौलत कमाएगा तो उस आदमी का तिरस्कार होना चाहिए समाज में। और यदि कोई आदमी अच्छी नीयत से, सच्चे मन से समाज की सेवा करते हुए गरीब भी रह जाए तो उसका पूरा सम्मान होना चाहिए। ये हमारे मानक हुआ करते थे कि इंसान वही है जो इंसानियत की उस परिभाषा पे खरा उतरता हो। मानक की बात मैंने क्यों कही? क्योंकि जब भी कोई भी चीज अपने मानक से डिगेगी वो सर्वनाश करेगी।
आदमी अपने मानक से गिरा तो उसने सर्वनाश किया। यदि दुकानदार बनिया अपने बट्टे में मानक से छेड़छाड़ कर दे, अगर वो 1 किलो सामान तोल रहा है और दूसरी तरफ में अगर 50 ग्राम का 10 ग्राम का भी बट्टा अगर चिपका दे या चुंबक चिपका दे, तो वो ठगी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कीमत में भी और तौल में भी। इसी तरह से दूध देने वाला या कोई और तेल देने वाला, लिक्विड देने वाला, अगर तरल पदार्थ देने वाला व्यक्ति अगर मापक में अंदर से छेड़खानी कर दे, पेट्रोल डीजल लेने वाला अगर वहां छेड़खानी कर दे, वो भी ठगी हो जाएगी और वो सर्वनाश की तरफ चल पड़ेगा। सर्वनाश क्यों? क्योंकि हमारा काम तो है सबको कॉपरेशन में लेकर सह अस्तित्व में जीना, लेकिन जब मानक के साथ छेड़खानी होगी तो एक तबका बहुत अमीर होता चला जाएगा और जिसका शोषण हो रहा है वो तबका नीचे चला जाता जाएगा। ये नियम है कि मानक के साथ छेड़छाड़, सामाजिक दूरी एक लोगों के बीच की जो खाई है उसको बहुत बड़ा करती रहती है। इस खेल का बहुत ज्यादा हम लोगों को बहुत पहले नहीं मालूम था, लेकिन हम जब इस बात के बारे में सोचने लगे, गांव में गए हम लोग। 2017 में हमने अपनी यात्रा शुरू की थी और ये तो हमें बाद में पता चला कि स्वाधीन भारत के जो सेनानी है वो लोग 2016 में कितने सारे सेनानी शहादत दे चुके हैं। यहाँ अखिलेश सरकार ने जिनके ऊपर गोलियां चलाई थी, कितने सारे लोगों ने जेल काटी है, कितने सारे लोग आज भी जेल में है, ये तो हमें बाद में पता चला। लेकिन 2017 में जब दिमाग में ये आया कि यार कुछ गड़बड़ है, पढ़ाई हमको ऐसी दी जा रही है जिसमें एक दूसरे से आगे भागने की दौड़ है, जिसमें फर्स्ट आना है, और सिस्टम ये कहता है कि एक ही बच्चा फर्स्ट आ सकता है 40 बच्चों में से। एक ने सेकंड पे आना है, एक ने थर्ड पे आना है, तो एक ने आखिर में भी आना है। दूसरी बात, अगर कोई धन कमाने की तरफ चल पड़ रहा है तो सोचो कि कितना धन बर्बाद होगा, तो किसी के पास कोई पैमाना नहीं है। अगर आज सोच के देख लो तो धीरूभाई अंबानी की 2 औलाद हैं, उनमें से एक को दूसरे भाई ने ही बर्बाद कर दिया, और जो आबाद अपने आप को दिखा रहा है वो एक दिन का लगभग 10,000 करोड़ रुपया कमा रहा है, एक दिन का, और उसका आज भी नहीं भर रहा है। मतलब कमाल की बात तो यह है कि उसका आज भी नहीं भर रहा, उसे अभी और चाहिए। गौतम अडानी उससे भी अमीर आदमी है, रोज के 10,000 करोड़ रुपया, मतलब 10,000 करोड़ का मतलब समझते हो? अरे 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 अरे, 1-1 करोड़ रुपए के 10,000 आदमी हो तो जाकर के एक आदमी उतना पैसा रोज एक दिन का। यानी कि अपने देश में जितनी भी ये मीडिया हाउस हैं, जितने भी टेलीविजन है, अखबार है, पत्रिकाएं हैं, इन सब की जो टोटल कीमत है वो लगभग 8,000 करोड़ बनती है। मतलब एक दिन की दिहाड़ी में सारा नेटवर्क खरीदने की ताकत रखने वाला, सारे देश में जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं लगभग 30,000 करोड़ रुपए उनकी नेटवर्थ है। यानी सारी पॉलिटिकल पार्टियों को 3 दिन की दिहाड़ी में खरीदने वाले आदमी का भी पेट नहीं भर रहा, उसको अभी और चाहिए। उसको बिजली के मीटर भी अडानी के चाहिए, तेल का कनेक्शन भी अडानी का चाहिए, गैस सीएनजी भी अडानी की चाहिए, घरों में एलपीजी का सिलेंडर भी अडानी का होना चाहिए, यहाँ जो पाइपलाइन बिछे वो भी अडानी की होनी चाहिए, सोलर सिस्टम में अडानी होना चाहिए, ऊर्जा के क्षेत्र में कोयला अडानी का होना चाहिए। उधर जाकर के, हाँ इधर चले जाओगे हसदेव में मध्य प्रदेश में, वहां पे जंगल अडानी के होने चाहिए। रिटेल में जितनी दुकानदारी है सारी रिलायंस को चाहिए, सब अपनी चाहिए, उसको अपने अंदर चाहिए, उसको अंबानी को चाहिए। तो ये आज की बात बता रहा हूं। और उस वक्त भी ये सोचा कि यार जिसके पास जितना है वो उसके अंदर आग लगी है कि मुझे कुछ चाहिए। किस पर्पस के लिए? वो कहता है कि कोई इज्जत ही नहीं करता है। इज्जत किसकी करते हैं हम लोग? कि इज्जत तो कुर्सी की हो रही है,
इज्जत तो पैसे की हो रही है और कुर्सी भी पैसे से आ रही है, नेता भी पैसे से कुर्सी खरीद रहा है, मास्टर जी भी पैसे से कुर्सी खरीद रहे हैं, वकील साहब भी पैसे से ही चल रहे हैं, जज साहब भी पैसे से ही चल रहे हैं, पुलिस अधीक्षक भी पैसे से चल रहे हैं, तो सब लोग कुर्सी खरीद रहे हैं पैसे से। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितना पैसा आवश्यक है उसका मैंने बताया, कोई पैमाना हमने तय किया नहीं। हमको ये मालूम नहीं कि कम से कम कितना चाहिए। मतलब हम लोग ये कहते हैं कि हम इतने से कम में काम चलेगा नहीं और इतने से ज्यादा की जरूरत नहीं, ये पैमाना ही नहीं है हमारा। और समाज ने इसके ऊपर कोई अंकुश, कोई आंकड़ा, कोई तय किया नहीं। अगर नहीं किया तो भाई ये फिर पैसा जो है क्या सब में बराबर बांटा जा सकता है? पॉसिबल नहीं है। तो किसकी ग्रोथ हो रही है? जो सत्ता के नजदीक है वो पावरफुल होता जा रहा है, जो गांव का आदमी है, किसान है, वो और गरीब होता जा रहा है, दिहाड़ीदार मजदूर है उसकी क्रय शक्ति घटती जा रही है, किसान के खेत में पैदावार जब हो रही है उसकी लागत बढ़ रही है, लेकिन जब उसकी फसल जा रही है वो कम बिक रही है। दुकानदार भी दुकान में देख रहा है, मैं देख रहा हूं, आप अगर दुकानदार हो तो आपका प्रॉफिट भी घटता जा रहा है। और उधर से बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रॉफिट, वो कह रहे हैं कि इसका शेयर आज इतने का था, कल इतने का हो गया, एक ही दिन में 1 लाख करोड़ कमा लिया। उसने तो ऐसे ही बटन दबाया 1 लाख करोड़ कमा लिया। काम धंधा चलाने के लिए लोन लेना शुरू किया, लोगों ने लोन पर बात करनी शुरू करी। मैं एक बार बैंक में गया हुआ था और मुझे बैंक के कर्मचारी ने, किसी ने कहा कि देखो भाई, मतलब ये तो चलती फिरती बात थी और मेरे भी दिमाग में आया यार ठीक ही कह रहा है। वो कहने लगा कि देखो ये पैसा जो है ना, ये लोगों का पैसा है, लोगों ने जो जमा कराया हुआ पैसा है, ये ब्याज पर दिया है बैंक ने, तो तुमको ये वापस करना पड़ेगा, नहीं तो बैंक उस आदमी को वापस नहीं कर पाएगा। तो मैंने पूछ लिया उससे कि बैंक में जो लोगों ने पैसा जमा कराया था, क्या तुमने उससे इस बात के ऊपर साइन कराए हुए हैं कि तुम्हारे पैसे को हम लोन पे देने वाले हैं? भाई जैसे मान लो आप बैंक में पैसा जमा कराने जाते हो तो आपको बैंक मैनेजर या बैंक का कर्मचारी या बैंक का कोई नियम बताता है कि तुम्हारे पैसे को हम ब्याज पे देने वाले हैं? बोले नहीं। तो तुमने उनसे बिना पूछे उनका पैसा कहीं भी लगा दिया। अरे उन्होंने तुमको अपना पैसा जमा करने के लिए दिया था। तो बैंक कर्मचारी ने कहा नहीं 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 बलहारा जी, ऐसी बात नहीं है, वो पैसा नहीं है ये जो उन्होंने जमा कराया है। बैंकों को अधिकार मिला है कि जितना पैसा उनके पास जमा है उसके बिहाफ पर वो लोन दे सकते हैं। ये क्या मतलब भाई? मतलब बोले, समझे बात को, वो बोले कि बैंक के पास अगर मान लीजिए 1000 करोड़ रुपया जमा है या 100 करोड़ रुपया जमा है, तो बैंक जो है 100 करोड़ का 1000 करोड़ लोन दे सकता है। ये क्या भाई? समझ नहीं बात को? अभी मैं इसको दोबारा समझाता हूं। मेरे जेब में 100 रुपया है और मैं आपको लोन देना चाहता हूं, तो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कितना लोन दे सकता हूं? हाँ जी, 100 रुपया। अच्छा, ये बैंक का नियम कहता है कि अगर मेरे पास 100 रुपया जमा है तो इस 100 रुपए को मैं छेड़ूंगा नहीं, मैं 1000 रुपए लोन दे सकता हूं आपको। मतलब मेरे पास वो 1000 रुपया है नहीं, लेकिन मैं आपको लोन दे सकता हूं। वो मैंने पूछा ये 1000 रुपया कहां से आएगा? बोला वो लोन दे सकता। अरे कैसे देगा? वो बोला वो आप लोन मांगने जाइए, हो जाएगा। मैं कैसे होगा बताओ तो सही, आंकड़ा तो बताओ। वो बोला यार ये बड़ा पेचीदा मसला है। अरे पेचीदा मसला मुझे समझाओ। मैं बहुत अपने आप को पढ़ा लिखा बोलता हूं नहीं, क्योंकि पता ही नहीं मेरे को पैसे का क्या। जिस चीज के ऊपर मेरी जिंदगी टिकी है, जिसके ऊपर मैं अपना भाईचारा खराब कर रहा हूं, जिसके ऊपर मैं सारा दिन सुबह से लेकर रात तक दौड़ रहा हूं, जिसके चक्कर में शादी होती है, जिसके चक्कर में तलाक हो रहे हैं, जिसके चक्कर में सारा गांव एक दूसरे से लड़ रहा है, उसके बारे में पता तो होना चाहिए कि ये आया कहां से, कैसे बना, कैसे जाएगा, मेरे इसकी वैल्यू क्या है। ऐसा कैसे होता है कि किसान बेचने जाता है
टमाटर बेचा उसने 100 किलो, 1 क्विंटल टमाटर 500 रुपए का बिका, 5 रुपया किलो, और थोड़े दिन के बाद उसी 500 रुपए के लेके जाता है तो उसको बाजार में टमाटर 100 रुपया किलो मिलता है। आज के टाइम पे टमाटर 100 रुपए मिल रहा है, उसी 500 रुपए में उसको 5 किलो टमाटर मिलता है। अरे ऐसे कैसे हो गया यार? 100 किलो टमाटर बेच के 500 रुपया कमाया, उसी 500 रुपया को बाजार में थोड़े दिन के बाद जाऊं तो 5 किलो टमाटर मिलता है। ऐसा कैसे हो सकता है? 100 रुपया तो 500 रुपया तो 500 रुपया, लेकिन 100 किलो टमाटर का 5 किलो टमाटर कैसे हो गया? ये समझ से बाहर है। अब खेत में किसान अपना चावल उगा रहा है, अभी आपके ये धान लगी हुई है, अब 2500 रुपए का इसका रेट मिलेगा आपको धान का। अब 10 क्विंटल आपका धान लगता है पूरे साल में, इतना ही लगता होगा पूरे साल खाने में। अब 10 क्विंटल धान आप पूरा साल खा सकते हो, लेकिन 10 क्विंटल धान को बेचकर जो 25,000 रुपया मिलेगा, उस 25,000 रुपए से भी पूरा साल खा सकते हो क्या? ऐसा कैसे भाई? 25, अगर वो 10 क्विंटल धान बेचकर जितना धन मिला है वो 10 क्विंटल धान बेच करके जितना धन आपको मिला है वो उतने ही दिन चलना चाहिए ना जितने दिन 10 क्विंटल धान चला, लेकिन वो तो नहीं चलता है। इसका मतलब धान और रुपया गड़बड़, टमाटर और रुपया गड़बड़। अभी उसी रुपये का खेल है। भैंस खरीद ली मैंने 1 लाख रुपए की, अब अगले साल उसने कटिया दे दी, मेरे पास तो 2 भैंस हो गई। थोड़े दिन के बाद वो 1 लाख की 2 लाख की हो जाएंगी उनका वैल्यू, लेकिन मैंने उसी 1 लाख रुपए से मोटरसाइकिल खरीद ली, अगले ही दिन वो मोटरसाइकिल 80,000 की रह जाएगी। ऐसा कैसे हो गया भाई? मतलब वैल्यू एक तरफ घट रही है, एक तरफ बढ़ रही है। अच्छा, सोना खरीद रहा हूं तो वैल्यू बढ़ रही है, लोहा खरीद रहा हूं तो वैल्यू घट रही है, घर बना रहा हूं तो वैल्यू, जमीन खरीद रहा हूं खेती के लिए तो वैल्यू बढ़ रही है, ट्रैक्टर खरीद रहा हूं तो वैल्यू घट रही है, पैसा जेब में रख रहा हूं तो भी घट रही है। वो मैंने बोला ना, 100 किलो टमाटर किसान को रखने आते हो तो 100 किलो रहेंगे ना, उसके पास स्टोर हाउस होगा तो एक भी टमाटर कम नहीं होगा, जो सले गड़ेगा थोड़ा बहुत इधर। पर 500 रुपया की वैल्यू कम कैसे हो गई? तो इसको समझने के लिए जब गेम समझा तो वो बोले कि भाई, मैंने कहा कि रुपया छापता कैसे है यार बैंक? भाई ऐसा होता है क्या कि अपने आप ही छाप लो? छापती है तो किसको देना होता है? बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको जो लोन मिलता है इसका समझना। मैंने बोला कि भाई ये जो लोन देते हो, पहले मैं लोन वाली बात बताता हूं, फिर रुपये छापने वाली बताऊंगा कि बैंक लोन देता कैसे है। मैंने इसी पे पूछना शुरू किया और इसकी गहराई में जाना चालू किया तो पता चला कि भैया ऐसा है, बैंक के ना बहुत सारे खाते होते हैं और बैंक के उन खातों में एक खाता क्रेडिट हो गया, एक खाता सेविंग हो गया, एक खाता करंट हो गया, एक फलाना ढिमकाना, ऐसे करके बड़े सारे खाते उन्होंने बता दिए। मैंने कहा अच्छा, इन खातों का काम क्या है और मुझे अगर आपसे लोन लेना है तो उसकी क्या प्रक्रिया है? पहले तो बैंक चेक करेगा आपके सारे कागज लेकर के, ध्यान दीजिएगा, सारे कागज लेकर। आपकी जबानी बात पर बैंक भरोसा नहीं करता। आप बोलते हो कि मैं देवेंद्र बल्हारा हूं, मुझे लोन चाहिए, पहले तो बैंक का मैनेजर बोलेगा साबित करके तू देवेंद्र बल्हारा है। कैसे करूं? कागज दिखा, राशन कार्ड दिखा, वोटर कार्ड दिखा, लाइसेंस दिखा, अपना आधार कार्ड दिखा, अपने बैंक की कॉपी दिखा, फिर पता करेगा तुम्हारा इस बैंक में खाता है। कितना पैसा कमाते हो महीने में, नौकरी करते हो, किसान हो, दुकान चलाते हो, व्यापार करते हो, क्या करते हो, वो बताएंगे इतना है। वो खाते में चेक करेगा, इतनी इसकी आमदनी है, महीने में इसका इतना खर्चा हो जाता होगा, इतना खर्चा निकाल के ये इतना लोन चुकता कर सकता है, तो इसको इतने रुपए का लोन दे सकते हैं। वो ऐसे चेक करता है, कागज के बेस पर वो चेक करता है आपकी हमारी औकात कितनी है। उस औकात के हिसाब से वो देखता है कि इस आदमी का पिछला व्यवहार कैसा है और उसके हिसाब से इसे अनसिक्योर लोन दे दिया जाए या इसको लोन देने से पहले इसकी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखनी है। भाई सोना रखना है, भैंस गिरवी रखनी है या जमीन के कागज लेने हैं, तो
भाई कितने रुपए की प्रॉपर्टी गिरवी रख करके कितने का लोन मिलेगा? तो उन्होंने बताया कि जितने रुपए का भी लोन चाहिए उससे 30% फालतू अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो मिल जाएगा। मतलब अगर 15 लाख रुपए की प्रॉपर्टी की कीमत है तो आपको 10 लाख रुपया लोन मिल जाएगा। समझे बात? 15 लाख की अगर प्रॉपर्टी है तो आपको 10 लाख का लोन मिल जाएगा। अच्छा, फिर कैसे देता है बैंक? जब बैंक ने अपने पास रखे लोगों के पैसे में से लोन नहीं देना है तो फिर कहां से देता है लोन? तो बोलता आपकी प्रॉपर्टी गिरवी रखता है। अरे प्रॉपर्टी के तो कागज गिरवी रखता है, लोन कहां से देता है? वो पैसा जिसको कह रहा है कि हमने तुमको 10 लाख दिया, वो कहां से आता है? वो हमने बैलेंस शीट चेक करी बाद में जैसे पता चलता रहा, क्योंकि डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। हमने आरटीआई डाली, बैंकों से बैलेंस शीट मांगी, आरबीआई के कागज लेके आए, फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछा, बैंकों से पूछा, तो वहां से सारी कहानी स्पष्ट करी। तो जब वो डॉक्यूमेंट हम लेकर के आए तो हमें पता चला कि असल में खेल क्या है। खेल समझिएगा, बैंक के पास 12 लाख रुपए रखे हुए हैं, समझना और गौर से देखना, दिमाग लगाना कि बैंक कितना जबरदस्त दिमाग लगाता है और हम कितने बड़े बेवकूफ हैं, ये समझना इस कहानी से। रियलिटी है, जाकर के बैंकों से पूछ लेना, हमारे पास ऑफिशियल दस्तावेज। बैंक के पास 12 लाख रुपए रखे हैं, मुझे 10 लाख का लोन चाहिए, तो कायदा क्या होना चाहिए कि बैंक उस 12 लाख रुपए से मुझे 10 लाख दे दे, तो बैंक के पास कितना बचना चाहिए? 2 लाख रुपया। लेकिन अब मैं बैंक में लोन लेने गया, बैंक के पास 12 लाख रुपया रखा है, मुझे 10 लाख रुपए का लोन लेना है। मैंने मैनेजर को बोला लोन चाहिए, मैनेजर ने बोला अपनी प्रॉपर्टी दो, प्रॉपर्टी के कागज दो, प्रॉपर्टी का कागज चेक किया, उसका वैल्यूएशन किया, वैल्यूएशन करके चेक करा कि ये 15 लाख की प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी के कागज उसने अपने पास रख लिए। ऐसा ही होता है, प्रॉपर्टी के कागज रख लिए। तो अब बैंक की टोटल प्रॉपर्टी कितनी हो गई? 12 लाख उसके पास पहले रखा था, 15 लाख की प्रॉपर्टी चली गई, तो बैंक के पास टोटल प्रॉपर्टी हो गई 27 लाख की। तो अब यह होना चाहिए कि बैंक मुझे 27 लाख में से 10 लाख दे दे और उसके पास रह जाए 17 लाख का माल, उसमें से 10 लाख दे दे और उसमें से फिर मैं चुकता करता जाऊं, उतना ही फिर बैंक का भरता जाए और मैं अपना काम चलाता जाऊं। लेकिन बैंक क्या करता है, 12 लाख उसके पास अपने हैं, 15 लाख रुपए की प्रॉपर्टी उसने वहां पर अटैच कर ली, 27 लाख का वो मालिक हो गया, और फिर आपका एक क्रेडिट अकाउंट खोलता है। वो मतलब वो कागज लिए ना जो, उसके बेसिस पर कंप्यूटर में टक 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 करेगा, या जहां पर कंप्यूटर नहीं है वहां पर एक पासबुक उठा के लेके आएगा, 5 रुपए की छपते में लगती है, 5 रुपए लगता है उसको छापने में, वो 5 रुपए की पासबुक लाएगा, कंप्यूटर के प्रिंटर में घुसाएगा, टक 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 टक, नाम, बाप का नाम, ये गांव, ये फलाना ढिमकाना करके आपको पकड़ा देगा। ये लो आपका क्रेडिट अकाउंट, एक नया अकाउंट खुल जाएगा बटन दबा के। बटन दबाने में तो एक पैसा भी खर्च नहीं होता है, कंप्यूटर पर आपका एक क्रेडिट अकाउंट खुल जाएगा। उसमें वो आपने 10 लाख लेना था, एक के बाद सीधा 6 जीरो लगा के और उसमें पैसा ट्रांसफर कर देगा। मोबाइल पर पैसा नहीं है, वो डिजिट ट्रांसफर कर देगा और आप 10 लाख का आपके नाम का क्रेडिट अकाउंट खुल गया। उस 10 लाख के क्रेडिट अकाउंट में पैसे कहां से आए? बोला कहीं से नहीं आए, ऐसे ही पैदा हो गए, एवं ही हवा में बटन दबते ही, और वो 10 लाख रुपए उठा के आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। कोई बैंक का कर्मचारी यहां बैठा हो, कहीं दूर देश में जहां सुन रहा हो, वो बता दे कि मेरी इस लाइन में ये गड़बड़ है, वो अब आपको 10 लाख रुपए का कर्जदार बना दिया। आपको 10 लाख रुपया नहीं दिया, या तो आपको 10 लाख रुपए की डिजिट पकड़ाई, या फिर 10 लाख रुपए के जब आप बैंक में लेने जाओगे तो 10 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, 10 लाख रुपए की ऐसी ऐसी पर्चियां मिलेंगी, या तो 500 की मिले, या 200 की मिले, या कितने की मिले, ऐसी पर्चियां मिलेंगी आपको। अब ये पूछा हमने कि ये रुपए है कि पर्ची है, रुपए है कि वादा पत्र है, ये क्या है, ये रुपया है? बोले ना, रुपया तो नहीं है। मेरे दादाजी भी कहा करते थे, देना 10 का नोट, देना 100 का नोट। मैं दादा को बोलता था, दादा ये 100 का नोट क्या है, 100 रुपये क्यों नहीं बोलते?
बोले ये 100 रुपए नहीं होते बेटा, ये 100 रुपए का नोट होता है। 100 रुपए तो हमारे बैंकों के पास रखे हैं, 100 रुपए तो सरकार के पास रखे हैं, और सरकार ने इस कागज पर लिख कर दे दिया है, गवर्नर ने लिख के दे दिया है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। जिस आदमी के पास ये पर्ची हो, गवर्नर के पास आए और अपने 100 रुपए ले जाए। ये उस 100 रुपए की पर्ची है। मैं कहा है ये 100 रुपए भी नहीं है, तो फिर ये पर्ची है। अच्छा, ये पर्ची कौन कौन बना सकता है? बोला जी भारतीय रिजर्व बैंक बना सकता है। अच्छा, कोई पैमाना है इसका कि रुपया कैसे बना सकता है, ये पर्ची कैसे छाप सकता है? भाई मान लो मैं इस पर्ची को अभी जाऊं फोटोस्टेट की दुकान पर, उसको बोलूं कलर फोटोस्टेट निकाल दे इतने ही साइज का, और फिर उसको काट के बिल्कुल इसके बराबर का नोट बिल्कुल ज्यों का त्यों ले आऊं, तो क्या वो नोट 100 रुपया का पर्ची माना जाएगा? बोला ना। बोला इसमें नंबर लगे होते हैं अलग अलग। अच्छा, नंबर को मैं बदल दूं, अपना कोई नंबर दे दूं, फिर चलेगा? बोला ऐसे कैसे चलेगा? तो फिर कैसे? बोला वो नोट असली माना जाएगा जो रिजर्व बैंक ने छापा है। अच्छा, फिर रिजर्व बैंक कितने छाप सकता है? उसके लिए कायदे पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए नियम पढ़ने पड़ेंगे, उसके लिए कानून पढ़ने पड़ेंगे। तो हमने कानून पढ़े, पुराने कानून पढ़ करके पता चला कि जितने रुपयों के नोट छापने हैं, रिजर्व बैंक को उतने ही नोट के बराबर का सोना अपने पास सुरक्षित रखना पड़ेगा, रिजर्व रखना पड़ेगा, इसलिए उसको भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। अच्छा, फिर कितना पैसा रखना पड़ेगा भाई? एक मुझे 100 का नोट छापना है तो कितना सोना रखूं? ये तो हमको किसी ने नहीं बताया आज तक। ना तो कभी स्कूल में पढ़ाया, ना इकोनॉमिक्स वालों ने पढ़ाया, ना अर्थशास्त्र वालों ने पढ़ाया, ना अनर्थशास्त्र वालों ने पढ़ाया, ना किसी स्कूल कॉलेज में किसी मास्टर जी ने पढ़ाया, ना किसी वकील ने पढ़ाया, ना जज ने बताया, ना नेता ने बताया, ना किसी ऐसे आदमी ने बताया बैंक में काम करता हो, कोई मैनेजर हो, कोई चपड़ासी हो, कोई चीफ जस्ट कुछ। अरे कोई तो बताए। देश की 100 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या को ऐसे अंधेरे में रखना कहां तक उचित है भैया? कोई तो पैमाना होता होगा ना नोट छापने का, तो नोट का पैमाना निकाल के लाओ। क्योंकि नोट जो रुपया है ना, रुपया वो तो किसी वस्तु के मूल्य का मापक है, और अगर वो किसी वस्तु के मूल्य का मापक है, मापक तो बिना मानक के नहीं हो सकता, और मानक को कोई आदमी बदल नहीं सकता, तो मानक कोई ना कोई फिक्स होना चाहिए। तो पता चलता है कि पहले मानक कुछ और था, बाद में उस मानक को बदल दिया गया। मैं कहा सबसे पहला फ्रॉड तो यही है कि मानक को बदला गया। मानक को बदला ही नहीं जा सकता। मतलब कैसे? मैं लड़का हूं, कोई लड़की है, हमारा मानक है लड़का और लड़की होने का। अभी कोई बहुमत की सरकार आई, राज्यसभा में पूर्ण बहुमत, लोकसभा में पूर्ण बहुमत, और वो वहां पर लिख दे, एक आदेश पारित कर दे कि भारत की जनता की चुनी हुई कुछ गधों ने वहां पार्लियामेंट के अंदर ये कह दिया कि कल से देवेंद्र को लड़की बोला जाएगा और इस लड़की को लड़का बोला जाएगा। तो मान लोगे? भाई लड़का और लड़की होने का जो मानक है, वो कोई मानक तो होगा ना। अगर कोई आदमी लड़के के मानक पे भी खरा नहीं उतरता, कोई पर्सन, और लड़की के मानक पे भी खरा नहीं उतरता, तो उसे हम ना लड़का कहते ना हम उसको लड़की कहते। लेकिन अगर उसे लड़का बोलना है तो वो मानकों पे खरा उतरना चाहिए। तो अगर उसे रुपया बोलना है तो मानक पे खरा उतरना चाहिए, अगर उसे किलो बोलना है तो मानक पे खरा उतरना चाहिए। 1 किलो का बट्टा ले लिया, हमने पूछ लिया बताओ जी सोने का बट्टा ज्यादा तोलेगा कि 1 किलो का लोहे का बट्टा ज्यादा तोलेगा? अरे बोला 1 किलो तो 1 किलो होता है, उसमें सोना चांदी का क्या मतलब है? यही बात हमने सरकार से पूछ लिया कि भैया चांदी का रुपया असली कि नकली, और कागज का रुपया असली की नकली, और लोहे वाला रुपया असली की नकली, किनमें से कौन सा रुपया असली? तो आरबीआई ने हमको लिया लिख करके कि भैया चांदी का हो, कागज का हो, पीतल का हो, लोहे का हो, चमड़े का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रुपया रुपया होता है, रुपया अपने मानक के हिसाब से तय होता है। जितना उन्होंने मानक नहीं बोला, उन्होंने कहा इसके ऊपर जो लिखा है वो रुपया। तो हमने कहा लिखा हुआ रुपया है? बोला हाँ। तो फिर एक काम करते हैं, लोहे का रुपया, कागज का रुपया, 50% चांदी वाला रुपया और 100% चांदी वाला रुपया। असली रुपया बताओ कौन सा? भाई अगर आपको उठाने को बोले
50% चांदी वाला उठाओगे, 100% चांदी वाला या लोहे वाला, दो सबकी वैल्यू 1 रुपया है। भारत आरबीआई के लिखे हुए उसके आरटीआई के जवाब की बात बता रहा हूं। आरटीआई में बोला कि जितना उस पर लिखा है वही उसकी वैल्यू है। तो 1 रुपया उस पर लिखा है, 1 रुपया चांदी वाले पे लिखा है। बैंक में जाओगे तो वो 1 रुपए में चलते हैं दोनों, लेकिन बाजार में जाओगे तो उसमें तो 25 किलो 50 किलो गेहूं मिल जाता है। ये तो गड़बड़ है भाई। ये तो मतलब चारों तरफ एक, अब बैंक में जाते हो तो वो ले रहा है 1 रुपए में। देखो भाई, यहां दिमाग खनखनाता है। अगर बैंक 1872 का एक चांदी का रुपया जिसमें 90% चांदी है, 10% अशुद्धता है, उसको अगर वो 1 रुपए में ले रहा है, इसका मतलब स्टैंडर्ड खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब वो रुपया रुपया है। अगर उस रुपए की वैल्यू 1 रुपया है तो मेरे पास जो चांदी, जो लोहे का रुपया पड़ा है छोटे वाला, वो भी इसका मतलब उसकी वैल्यू उस चांदी के रुपए के बराबर होनी चाहिए। चांदी के रुपए की वैल्यू या तो इसके बराबर करो या इसकी वैल्यू उसके बराबर करो। तो सरकार कहती है कि चांदी वाले रुपए की भी वैल्यू 1 ही रुपया मानी जाएगी। अरे भैया, और बैंक में सिर्फ, बाजार में उसकी धातु की वैल्यू भी काउंट हो रही है। तो अब ये बताओ, तुम ये धातु उड़ाने का काम कैसे किया? तो बोले जी धातु उड़ाने का काम इसलिए किया क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हमने डिजिट में ट्रांसफर किया कि कैसे किया, रुपया तो रुपया होता है। तो फिर मानक पे जाओ दोबारा से कि मानक क्या है, और पता चलता है जो आखिरी मानक जिसको खराब किया था वो मिलता है 15 रुपए के 1 मोहर, ये मानक मिलता है। अब हमें तो मोहर का नहीं पता था। आजकल के बच्चे हैं, पुराने बूढ़ों से बुजुर्गों से पूछा, मैंने कहा मोहर क्या होता है चचा? उन्हें बताया कि मोहर सोने की होती थी। हैं, सोने की? सोना? कितना सोना? बोला वो हमको नहीं पता। हमने फिर सर्च किया, फिर ढूंढा, पता चला मोहर में 11 ग्राम 664 मिलीग्राम सोना होता है। अरे 15 रुपए में 1 तोला सोना? बोला हाँ यही तो रेट होता था। ये तो कभी का रेट है 10 रुपए तोला। ये तो अंग्रेज आए तो 15 रुपया किया था उन्होंने, और तोड़ा था, उसका कूटकरण किया था। अच्छा, कूटकरण हो सकता है क्या मानक में? तो बड़े बुजुर्ग सब कहते हैं कूटकरण हो गया तो समझो सत्यानाश हो गया, मानव जाति का सत्यानाश हो जाएगा कूटकरण होते ही। तो फिर हमारे बड़े बुजुर्गों ने इस पर लड़ाई नहीं लड़ी क्या? पता चलता है एक बार नहीं, जितनी बार भी इन्होंने कूटकरण करने की कोशिश की, कत्लेआम हुआ। कलकत्ता उस टाइम राजधानी हुआ करती थी। 1882 में जब 10 रुपया की 1 मोहर से पलट करके इन्होंने कूटकरण करके 15 रुपए की 1 मोहर की, और उस वक्त बहुत से लोगों को इन्होंने गोलियों से भून दिया था अंग्रेजों ने। बड़ा दमनकारी तरीके से पूरे के पूरे कलकत्ता को खून की नदियां बहा दी थी। उस टाइम पे हमारे पुरखों की ये बात है। वहीं से तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मालूम पड़ा कि रुपये का कूटकरण का क्या चक्कर है, और वहीं से तो नेताजी ने सोचा कि कूटकरण वाला रुपया तो देश को बर्बाद कर देगा, ये तो अमीर को अमीर और गरीब को गरीब करता जाएगा। और इसीलिए तो उन्होंने अपनी मुद्रा निकाली थी, और इसीलिए तो वो हिटलर से मिलने के लिए गए थे। हिटलर से मिलने क्यों गए थे? क्योंकि हिटलर ने अमेरिका के डॉलर राज को खत्म करने के लिए उसने ऐलान कर दिया था कि तुम्हारे डॉलर में हम लोग कोई डीलिंग नहीं करेंगे, हम अपनी करेंसी छापेंगे, तुम्हारी करेंसी का इससे कोई मतलब नहीं होगा, और उसका मानक फिक्स होगा। और मैं आपको बताऊं, हिटलर ने अपनी करेंसी को फिक्स करके उन रॉथस्चाइल्ड फैमिली के इस अत्याचार से पूरे देश को मुक्त करके कुछ ही चंद ही सालों के अंदर दुनिया के टॉप देशों में जर्मनी को लाके खड़ा कर दिया था, सिर्फ डॉलर के राज से मुक्ति करके। अब ये कहानी तो बाद की बात है, लेकिन उससे पहले समझ में आ गई नेताजी को और समझाया। हालांकि आज आप देखोगे जिस भी व्यक्ति ने रुपए के ऊपर सवाल उठाया है, चाहे वो स्वाधीन भारत के प्रणेता अपने रामवृक्ष यादव जी का एग्जाम्पल ले लो, इससे पहले का चाहे सद्दाम हुसैन का ले लो, चाहे आप ये मुसोलिनी का ले लो, गद्दाफी का ले लो, हिटलर का ले लो, जिसने भी रुपए पर बोला है उसी को टपका दिया। इसमें हमारे लाल बहादुर शास्त्री इसी खेल को समझ गए थे कि ये पूरा गेम कैसे चल रहा है। राजीव दीक्षित इसी खेल को समझ गए थे कि पूरा गेम कैसे चल रहा है। तो जो भी आदमी इस मुद्दे पर बोलता है उसका उनको 2 समाधान नजर आते हैं। या तो इस आदमी को ये पूछ लो तुमको चाहिए क्या, कितने करोड़ रुपया तुमको स्विस बैंक में चाहिए, या तो ये पूछ लो।
तुमको देश में कौन सी गद्दी चाहिए या ये पूछ लो, या तुमको अगर ये नहीं चाहिए तो फिर भैया तुमको गोली मिलेगी, कोई रास्ता नहीं है। या तो मतलब वो कहते हैं हमारी एक हाथ में होता है जो तुम्हें चाहिए वो, और अगर तुम उससे भी मानते नहीं हो तो फिर तुमको दूसरे हाथ में उनके पिस्तौल होती है, वो तुमको निपटा दिया जाएगा। सीधी सी बात है, किसी भी ऐसे आदमी को, बोलने वाले आदमी को छोड़ेंगे नहीं। तो फिर भैया इसका मतलब तो हम बोलेंगे तो हमको भी निपटा दिया जाएगा। हाँ, तो फिर एक काम करते हैं, जब तक सरकार को लगता है कि वो व्यवस्था के लिए खतरा बन रहे हैं, उससे पहले पहले बहुत सारे रामवृक्ष यादव, बहुत सारे नेताजी, बहुत सारे देवेंद्र भलारा खड़े कर देते हैं, सबको मालूम पड़ जाए कि खेल कैसे चलना है। जब गांव का एक एक बच्चा जान जाएगा कि हाथ में जो नोट है वो नकली है कि असली है, तो मालूम पड़ जाएगा। अब इसको समझने के लिए फिर वही जाना पड़ता है कि भाई सोना रखा है तो रुपया असली है, अगर सोना नहीं रखा है तो रुपया नकली है। ये नियम हमको समझ में आया, तो फिर हमने पूछ लिया कि भाई कितना सोना रखा है आरबीआई के पास और कितना सोना रखा है। जैसे मैं आपको बताता हूं, 2014 में ये मोगली जी प्रधानमंत्री बने थे। भाई कोई उनका भक्त बैठा हो तो बुरा नहीं मानने का, क्योंकि मैं पप्पू का भी भक्त नहीं हूं, मैं आपको पहले बता रहा हूं। कहीं सोचे कि खुजलीवाल का तरफ का आदमी हूं, नहीं, किसी का नहीं हूं। मुझे पता है ये सारे पालतू कुत्ते हैं उद्योगपतियों के, सारे के सारे, तो अपना कोई नहीं है। हम तो सबको पालतू कुत्ते मानते हैं, तो इसलिए आपको बुरा नहीं मानने का। आपके वाला अडानी का कुत्ता होगा, वो पहले टाटा बिरला के कुत्ते हुआ करते थे, तो इसलिए इसकी चिंता नहीं करनी है। हम ये कह रहे हैं कि भैया मोगली जी आए 2014 में, कुर्सी मिली उनको मई में कुर्सी मिलते ही, और अगस्त सितंबर में 200 टन सोना इंग्लैंड भेजा था। अरुण जेटली ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बोला था, राज्यसभा का सदस्य था वो, क्योंकि वहां जलंधर की जनता ने उसको लात मार दिया था कि तुम हो, अमृतसर की जनता ने, कि तुम हो नहीं इस लायक, लेकिन फिर भी उसको वित्त मंत्री बनाया गया था। और उसने ये जवाब में कहा था कि सुरक्षा कारणों से आरबीआई ने अपना पैसा मंगा लिया। देखना कमाल की बात, ये राज्यसभा के जवाब की बात बता रहा हूं मैं। आरबीआई का सोना, उसमें से 200 टन सोना 2014 में जब इंग्लैंड गया, तो राज्यसभा में दिए गए एक जवाब में अरुण जेटली ने कहा था कि यह सुरक्षा कारणों से भेजा गया, यानी कि यहां इस देश के अंदर वो सुरक्षित नहीं था। भाई इस देश का सोना नहीं था, इसका मतलब यह निकलता है कि आरबीआई को पता था कि यह देश उनका नहीं है। और ये तो अब तो दस्तावेज सबके सामने है कि प्राइवेट है वो। अगर किसी भाई को डाउट होता हो तो 2019 का मद्रास हाई कोर्ट का वो फैसला निकालो, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आरबीआई और बैंक सरकारी नहीं है, और वहां पर काम करने वाला कोई भी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं होता है। मद्रास हाई कोर्ट का फैसला है ये, बेंगलोर हाई कोर्ट का। अब सरकारी कर्मचारी भी नहीं है, आरबीआई सरकारी भी नहीं है। अरे फिर घूम के आते हैं कि चलो कुछ तो होगा, कोई तो लॉजिकल बात करेंगे। तो किसी की जेब में 1 रुपए का नोट है क्या? अगर पता करते हो किसी के पास अगर 1 रुपए का नोट हो तो उसके ऊपर देखना, ये नौजवान बच्चे बैठे हैं अपने फोन में गूगल पे सर्च करके 1 रुपए का नोट चेक करना, आजकल दिखता ही नहीं देता है। 1 रुपए के नोट के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में ऊपर लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, और किसी भी नोट के ऊपर भारत सरकार नहीं लिखा होता। तो वहां से दिमाग की घंटी बजी कि भैया 1 रुपए के नोट पे भारत सरकार लिखा है और किसी नोट के ऊपर भारत सरकार नहीं लिखा है, ऐसा कैसे? जेब में पड़ा नोट उठाकर देखो, इस पर भारत सरकार का ही नहीं लिखा। तो मैंने कहा दोनों में से कौन से वाला छापते हुए ज्यादा शाही लग रही होगी कि शाही बचानी होगी इनको, या क्या बचाना होगा, ये समझ से बाहर है। 1 रुपया है ना, भारत सरकार लिखा है, 2 रुपए पे किसी और पे भी लिखा है, किसी पे भी नहीं है। अब यहां से दिमाग की घंटी आपकी बजनी चाहिए कि भैया फिर इसका मतलब 1 रुपया छापती है भारत सरकार और बाकी के सारे नोट छापती है आरबीआई, और आरबीआई सरकारी नहीं है, ये हाई कोर्ट कह चुका है। इसका मतलब अगर कोई चीज सरकारी ना हो तो प्राइवेट मानी जाएगी। इसका मतलब 1 रुपया छप रहा है सरकार द्वारा
और बाकी के सारे नोट छप रहे हैं प्राइवेट कंपनी द्वारा। तो आपको जब खेत में काम करते हो तो एक सूरज हो असली परमात्मा का दिया हुआ, और एक सूरज हो जो कागज कापी के ऊपर लिख दिया कि ये सूरज है। कौन से वाले की सूरज की ऊर्जा लेते हो भाई? प्रकृति के सूरज की ऊर्जा लेते हो ना, जो प्राकृतिक नियम को फॉलो करता है। अगर प्रकृति के सूरज की ऊर्जा लेते हो तो असली ऊर्जा अपने खेत में लगाते हो, असली ऊर्जा किसी के यहां दिहाड़ी करने जाते हो, नौकरी करने जाते हो, असली ऊर्जा देते हो। तो भारत का रुपया कमाते हो कि प्राइवेट कंपनी का रुपया कमाते हो? अरे बताओ तो सही। भारत का रुपया कमाते हो और प्राइवेट कंपनी अपना छाप लेती है। और प्राइवेट कंपनी ने 1934 के आरबीआई एक्ट के अंदर बोला हुआ है कि हम तुम्हारे भारत के रुपए की बराबर का ही वैल्यू का रुपया छापेंगे। ये उन्होंने बोला हुआ है, प्रॉमिस किया हुआ है। लेकिन अपने प्रॉमिस को तोड़ते हुए उन्होंने वो सोना बैंक में रखना बंद कर दिया। तो बैंक में रखना बंद कर दिया तो मेरे तो दिमाग हिल गया कि यार 1 रुपए की वैल्यू तो वो है, 15 रुपए में 1 तोला सोना। ये कागज की वैल्यू बता रहा हूं जो हमको आरबीआई ने लिख के दिए कागज उनके हिसाब से। इसका मतलब है भारत के 15 रुपए में 1 मोहर मिलने का मतलब है 1 रुपए की वैल्यू 777 मिलीग्राम सोना, पौने ग्राम सोना। आज की कीमत लगभग 6000 रुपया बनती है। मैंने कहा 6000 रुपया? अरे रुपया नहीं, 6000 ये नोट आरबीआई वाले। रुपया तो भारत का ही रहेगा, रुपया तो असली हमारे वाला ही रहेगा। ये वाला तो कंपनी के नोट हैं, आरबीआई के नोट। तो हमने कहा इसका मतलब 6000, अगर हमको 777 मिलीग्राम सोना चाहिए, या तो भारत का एक असली रुपया दे दो या आरबीआई के 6000 के नोट दे दो। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा 1 रुपया और आरबीआई के 6000 रुपए बराबर हो गए। अब इतना समझ में आ गया। अब ये समझ में तो आ गया, लेकिन इसको समझाएं कैसे लोगों को? प्रॉब्लम तो ये हो गई। अरे पहले तो हम लोगों को तो तब समझाएंगे जब हम बैंक वालों को समझा पाएंगे। क्योंकि भाई पहले तो जो बैंक में काम करने वाला आदमी है उसको पता चले ना कि तुम 6 लाख रुपया नहीं देते हो, तुम 6 लाख रुपए के नकली नोट देते हो जिसमें उतना ही सोना आता है जितना भारत के 100 रुपए में आता है। यानी तुम्हारे वाले 6 लाख रुपए हमारे वाले 100 रुपए के बराबर है। तुम्हारे वाला 60,000 रुपया हमारे 10 रुपए के बराबर है। तुम्हारा 6000 रुपया हमारे 1 रुपए के बराबर है। तो पहले तो ये बातें करते हैं कि तुमको ये 6 लाख रुपया छापने का कैसे अधिकार मिला और किसने तुमको अधिकार दिया और कैसे तुमने इसको छापा। तो हमको इसका टेस्टिंग करने के लिए फिर हमने कुछ बैंकों से पंगा लेना शुरू किया। जैसे कुछ लोगों के लोन थे, कुछ परेशान थे, चुकता नहीं कर पा रहे थे। तो हमने कहा एक काम करते हैं ना, हम एक बार बैंक को चिट्ठी लिख के देख देते हैं कि हम तो सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि भैया जी एक तो भारत का रुपया है, एक आरबीआई का रुपया है, तुमने हमको जो लोन में दिया है वो कौन से वाला रुपया दिया है पहले बता तो दो। अगर भारत वाला दिया है फिर तो ठीक है, अगर आरबीआई वाला नकली रुपया दिया है तो हमारे आईपीसी की धारा 489 ABCDE में तुमको जेल होगी, 8 साल से लेके आजीवन कारावास तक की सजा लिखी हुई है। पहली बात 230 से 254 तुम रुपए की वैल्यू का कूटकरण नहीं कर सकते। दूसरा, तुमने कूटकरण करके वो रुपया छाप लिया तो सेक्शन 489 ABCDE में तुमको 8 साल से आजीवन कारावास तक की सजा होगी। वो वाला रुपया जो आरबीआई हमको दे रही है उसको छापना, उसको रखना, उसको देना, उसको मांगना और उसको लेना सब आपराधिक श्रेणी में आते हैं। तो बैंक ने अगर हमको दिया है और बैंक ये लिख कर दे दे कि हमने तुमको आरबीआई वाला रुपया दिया है, यकीन मानिए जेल होगी उसको। अगर वो कहते हमने आरबीआई वाला दिया, वो बोलेगा रुपया दिया। अरे रुपया नहीं दिया, तुमने नोट दिए हैं हमको। हम जब बैंक से निकाल के लाते हैं तो नोट निकाल कर लाते हैं। तुमने जो डिजिट ट्रांसफर किए वो डिजिट हैं, वो रुपया नहीं है। रुपए का प्रॉमिस है, रुपए की पर्ची है। तुमने हमको पर्ची दी है, तुम्हारी 6 लाख रुपए की पर्ची में उतना सामान आता है जितना हमारे 100 रुपए में आता है। तो तुम ठगी कर रहे हो हमारे साथ। वो बोलता है तुमने 6 लाख का सामान लिया। नहीं, 6 लाख का सामान नहीं लिया, हमने 100 रुपए का सामान लिया, मात्र 100 रुपए का। और अगर नहीं आपको यकीन होता हो चेक कर लो, 1970 में, ज्यादा पीछे नहीं जा रहा हूं मैं, 70 के लोग यहां बैठे होंगे, नहीं बैठे होंगे तो इनके पिताजी बताते होंगे। 1970 में 5 रुपया दिहाड़ी हुआ करती थी मजदूर की।
₹5 दिहाड़ी। आज कितनी दिहाड़ी है? 500। बड़ी की घटी? बड़ी। अच्छा, अभी बताते हैं, हिसाब लगाते हैं। देखो, बढ़ना या घटना इस बात पर तय होता है कि वैल्यू कितनी है, कितनी परचेजिंग पावर है। हर चीज की एक परचेजिंग पावर होती है, लेकिन एक चीज ऐसी है जो हर मौके पर हर तरह से फिट बैठती है, जो हर जगह पर खरी उतरती है, जिसकी कभी कूटकर्ण नहीं होता। जमीन में दबा दोगे, 1000 साल बाद भी निकालोगे तो अगर 1 किलो दबाया था तो 1 किलो ही निकालोगे, और कभी उसकी चमक कम नहीं होगी, कभी उसकी वजन कम नहीं होगा, कभी उसमें जंग नहीं लगेगा, कभी उसका कोई भूरा नहीं बनेगा। वो है सोना। इसीलिए पुरखों ने सोने को स्टैंडर्ड के तौर पे लिया था, और सिर्फ पुरखों ने नहीं, पूरी धरती पर हर देश ने, अगर कभी कोई अकाल आया, भूखमरी आई, कोई आर्थिक स्थिति बिगड़ी, या कोई चीज कम हो गई या कोई चीज ज्यादा हो गई, तो हर देश ने दूसरे देश के साथ कारोबार सोने में चालू कर दिया कि तुम्हारी करेंसी नहीं चाहिए, हमको सोना चाहिए। क्योंकि करेंसी की वैल्यू का तो यह होता है, पीछे सी वेनेजुएला के अंदर सरकार ने मुंह मांगे रुपए छापने स्टार्ट कर दिए बिना किसी मानक के, और एक दौर ऐसा आया जब 13 लाख रुपए में, सॉरी गलत बोल गया, 10 लाख रुपए में 1 किलो चावल मिला। ये वेनेजुएला की बता रहा हूं। यही हालत इन्होंने श्रीलंका में टेस्टिंग करके देखी थी 2019 के आसपास। उस टाइम पर श्रीलंका में 1200 रुपए लीटर दूध बिका था, 1000 रुपए का एक ब्रेड का पैकेट बिका था। औरतों को अपने सोने के गहने बेचने पड़े थे। बाद में जब उनसे भी काम नहीं चला, अपने बच्चों को रोटी खिलाने में जब नाकाम हो गए, बच्चे भूखे मरते देखे नहीं गए, तो औरतों को यह तक कहना पड़ा, हमारी इज्जत ले लो, हमारे साथ जो करना है कर लो, हमारे बच्चों को रोटी दे दो। ये हालत आ गई थी। ये श्रीलंका की बात बता रहा हूं, और ये वेनेजुएला की बता रहा हूं। वेनेजुएला इस धरती पर पहला ऐसा देश बना था जिसने 10 लाख रुपए का एक नोट छापा। 10 लाख रुपए का नोट छापने वाला देश बना था। आप सर्च कर लेना, 2021 की बात है ये। ठीक है बात, ये अभी की बात है, मैं कभी की नहीं बता। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ये बात कि अगर गांव के परले कोने पर नशा आ गया है ना, तो एक दिन आपके मोहल्ले में भी आएगा, और एक दिन आपके घर में भी आएगा, और एक दिन आपके बच्चे को भी पकड़ेगा। इसलिए गांव के परले सिरे कुछ हो रहा हो तो ढूंढ लेना कि तुम्हारा नंबर अगला है। अगर दुनिया के किसी कोने पर कुछ हो रहा हो तो ढूंढ लेना, पता कर लेना कि अगला नंबर आपका आने वाला है। तो पूरी दुनिया में जो हो रहा है उसकी खबर हमको होनी बड़ी जरूरी है। जहां जहां ये होता है, ये बैंक का अधिकार जिनके पास है। एक और बात बता देता हूं, पूरी दुनिया में, सारे देशों में जितने भी बैंक हैं, उनकी जो भी करेंसी है, डॉलर हो, चाहे बांग्लादेशी रुपया हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो, चाहे कुछ भी हो, हर देश की करेंसी को छापने का अधिकार केवल और केवल रॉथस्चाइल्ड फैमिली के पास है, एक परिवार के पास। सारी दुनिया के अंदर की बात बता रहा हूं मैं। इसलिए ये फ्रॉड अगर किसी एक देश में हो रहा है तो इसका मतलब वो फैमिली उस देश में वो फ्रॉड करके चेक कर रही है कि लोग क्या क्या करेंगे, और अगर लोग ऐसे बगावत करेंगे तो उन लोगों को कैसे मारना है। जैसे पूरे देश के अंदर सिर्फ यूपी एक ऐसा देश है जहां रामवृक्ष यादव जैसे लोगों ने रुपए के ऊपर इतना बड़ा काम किया। नेताजी सुभाष चंद्र के बोस के बाद किसी और स्टेट में यह काम पहले नहीं हुआ था। और यूपी के अंदर गरीब आदमी है, और गरीब आदमी के पास छोटे छोटे टुकड़ों में जमीन है, और यूपी के इन लोगों की जमीन इनको चाहिए, और यूपी के इन लोगों को रगड़ने के लिए इन्होंने पूरा खेल रचा कि यूपी में एक फोर्स बनाई पुलिस की, जिसका नाम रखा यूपी SSF। यह सबसे पहले यूपी में बनी थी, और इसी की तर्ज पर भारतीय न्याय संहिता बनी थी कि उस पुलिस को मन मर्जी के अधिकार दे दिए गए हैं, किसी को भी रगड़ सकता है। लेकिन नेताजी आपको बताएंगे कि तुम्हारे लिए नहीं, ये उनके लिए बनाई है हमने पुलिस, क्योंकि हमको लगता है कि वो वाला हमारा दुश्मन है। अरे असली दुश्मन तो खाकी वाला है, असली दुश्मन तो काले कोट वाला है, असली दुश्मन तो वो है जो दफ्तरों में बैठा है, असली दुश्मन तो वो है जिसको हम रुपया बोल रहे हैं और वो कागज का टुकड़ा है। लेकिन चलो इस पे इधर आ जाते हैं, असली बात पे आते हैं। जो 2 बातें पूरी कर लेता हूं कि ये मैं पूरी दुनिया के अंदर जो हो रहा है उसकी बात बता रहा था। अब मैं अपने नोट पर वापस आता हूं।
कि भाई नोट छापने का पैमाना अगर ये बदल नहीं सकते तो जिसने बदला वो जेल जाना चाहिए। क्यों जी? और हमको जो दिया, हम तो नकली नोट नहीं लेंगे, ये तो तय है, ये भी क्लियर है। तो हमने जब टेस्टिंग किया तो एक 6 करोड़ का लोन था, उस पे हमने टेस्टिंग किया था। जोनल मैनेजर ने बुला लिया जिसका लोन था वो, और मैं उसके साथ चला गया। चले गए तो बाकी सारी चीजें चर्चा हुई। उन्होंने सबसे पहले हमसे पूछा, सबसे पहले तो हाथ मिलाया, मिलाते ही हमें तरफ देख के, अरे आप तो वही हो ना? मैंने कहा हाँ मैं वही हूँ। हमारी एक वीडियो वायरल हुई थी रुपए के ऊपर काफी। बोले आप तो वही हो जो रुपए पे बोलते। मैं कहा हाँ मैं वही हूँ। आप लोगों को बरगलाते क्यों हैं? मैंने कहा आइए अंदर बैठ के बात करते हैं और जो भी आप कहेंगे हम देख लेंगे। मैंने बोला पहले तो ये बताइए कि हमने क्या बरगलाया, हमने क्या झूठ बोला? तो मैनेजर साहब बोले, जोनल मैनेजर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई लोकल मैनेजर था, जोनल मैनेजर लेवल से भी ऊपर का आदमी था, कोई हेड था पूरा, क्योंकि कई सारे मैनेजर्स और वो सब लोग बैठे थे वहां पर। उनके सामने बुलाया उन्होंने। तो मैंने कहा कि एक काम, जनरल मैनेजर था, सॉरी जोनल मैनेजर से भी ऊपर 3-4 जोनल मैनेजर उसके साथ बैठे थे। बोला देखो आप डॉक्टर साहब एक बात बताइए, आपने हमसे 6 करोड़ रुपए लिए। मैंने कहा बस लाइन ठीक कर दूं एक बारी, मैं ऐसे गरीब सा बन के उनको सामने। मैंने कहा मैनेजर साहब, मैं तो उनको मैनेजर ही बोल के उनका लेवल डाउन मार रहा था, क्योंकि वो रुपया बोल रहे थे, बताओ फर्जी पर्ची रुपयों को रुपया बोल रहे थे। तो मैंने बोला मैनेजर साहब अगर माफ करें तो मैं साफ करूं बात। बोला क्या? मैं कहा हमने आपसे 6 करोड़ का लोन मांगा, हमने आपसे 6 करोड़ रुपए दिए, आपने हमको 6 करोड़ रुपए की पर्ची दी, डिजिट दिया, और जब हम एटीएम में वो पैसे निकलवाने जाते हैं, हम तो रुपया लेने जाते हैं, तुम हमको खाली पर्ची दे देते हो आरबीआई वाली, वो तो कंपनी की पर्चियां हैं। उसने बोला आप मानते हो कि वो रुपए की पर्चियां हैं? उसका 6 करोड़ का सामान खरीदा? मैं कहा नहीं, 6 करोड़ का सामान नहीं खरीदा, हमने मात्र 10,000 रुपए का सामान खरीदा है, क्योंकि तुम्हारी जो 6 करोड़ की पर्चियां हैं वो भारत के 10,000 रुपए के बराबर हैं। तो भारत के 10,000 रुपए का सामान खरीदा खाली, बाकी तो सब तुमने खामखाई कर्जा डाल दिया। बोलते हैं कि चलो एक काम करो, हम मान लेते हैं कि हमने तुमको पर्ची दी और वो नकली थी, नकली नोट थे। मैंने कहा ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, तो एक काम करो तुम हमको यही नोट दे दो वापस। मैनेजर ने बोला कि जो तुमने नकली नोट लिए हैं तुम बोल रहे हो। मैंने कहा हाँ मैं ये मानता हूं। वो बोला तुम यही दे दो हमको वापस। मैंने कहा बिल्कुल दे दूंगा मैनेजर साहब, आपने हमको लोन दिया था, हमारी जबानी तुमने हम पे, जबान पे भरोसा करके दिया था कि कुछ लिखित में भी लिया था? बोला लिखित में लिया था। जो प्रॉपर्टी ली थी वो असली प्रॉपर्टी ली थी कि नकली ली थी? बोला असली ली थी। तो असली प्रॉपर्टी के बदले आपने हमको नकली नोट दे दिए, अब आप हमको ये कह रहे हो कि ये नकली नोट ही वापस दे दो। एक काम करो, मैं तुमको यही नोट दे दूंगा, नकली नोट दे दूंगा और पूरे 6 करोड़ के नकली नोट दूंगा, तुम केवल लिख कर दे दो यही बात, क्योंकि मैं अब तुमसे जबानी बात नहीं करूंगा, मैं लिखित में बात करूंगा। क्योंकि जबानी बात करके मैंने देख लिया, बैंक वाला अधिकारी हो, अफसर हो, पुलिस वाला अधिकारी, आप पुलिस वाले के पास जाओगे किसी की शिकायत करने, तो पुलिस वाला क्या बोलता है? लिख करके दे दो एप्लीकेशन। कहीं भी जाते हो, नेता के पास जाते हो अपना काम लेने, नेता क्या बोलता है? लिख करके दे दो एप्लीकेशन। अरे हम तो सब कुछ लिख करके दें तुमको, और तुम जबानी हमारे को बेवकूफ बनाते रहो। तुम भी हमें लिख करके दो कि यही वाले नोट दे दो, क्योंकि हमको मालूम है बैंक ने अगर ये लिख दिया कि नकली नोट दो तो सीधा अंदर जाएगा, बैंक अंदर जाएगा, हमको तो पता था। अब वो नोट वहां पे उसकी चली नहीं, अब वो इधर उधर की करने लगा। बोला बलारा जी, लोगों को भड़काने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मैंने कहा अच्छा मुझे ये बता दो मैनेजर साहब, मैंने क्या भड़काया है? मेरी कही हुई बात में एक झूठ तो बताओ। बोला झूठ है एक। मैंने कहा क्या? 2011 का कॉइनेज एक्ट में तुम्हारा 1906 का कॉइनेज एक्ट चलेगा। मैंने कहा 2011 कॉइनेज एक्ट में क्या है? बोला उसमें रुपए की परिभाषा है। मैं कहा उसमें मानक भी होगा जरूर रुपए का, क्योंकि रुपया तो मूल्य का मापक है, और मापक तो बिना मानक के हो नहीं सकता, और अगर बिना मानक का कोई मापक बना दिया है तो वो तो फ्रॉड है, तो मैं तो उसको नहीं मानूंगा जनाब। बोला आपको मालूम भी है
कि सोना बैंकिंग में रखना आरबीआई ने बंद कर दिया है। मैंने कहा कब से? बोला बहुत पहले से। वो पता उसको भी नहीं बेचारे को कब से। तो मैंने कहा कब से? बोला बहुत पहले से। मैं कहा चलो इतना ही बता दो कि सोना बैंकिंग में रखने का आरबीआई ने बंद कर दिया है, तो इसका मतलब क्या है? बोला इसका मतलब यह है कि अब पैसा छापने के लिए, मतलब ये नोट छापने के लिए आरबीआई में सोना रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है। ये नियम है, कानून बना दिया भारत की चुनी हुई सरकार ने। मैंने कहा अच्छा चलो एक बार इसका मतलब भी बता दो मैनेजर साहब कि सोना रखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब क्या है? बोला इसका मतलब यह है कि आरबीआई को सोना रखने की जरूरत नहीं है, आरबीआई बिना सोने के रुपए छाप सकती है। मैंने कहा बिना सोने के कितना ही भी रुपया छाप सकती है? बोला हाँ। मैं कहा ध्यान से बोलना, आरबीआई बिना सोने के, बिना नियम के कितना ही मर्जी रुपया छाप सकती है। बोला हाँ। तो फिर तुम ये भी छाप लो जो हमसे लेना है कि नहीं? अरे भाई देखो, या तो रुपया छापने का कोई नियम है या रुपया छापने का कोई नियम नहीं है। अगर रुपया छापने का नियम है तो हमको नियम बताओ लिखित में, हम सारा रुपया देंगे लीगल मनी में, असली रुपए में देंगे, क्योंकि हम जो कमाते हैं वो असली रुपया कमाते हैं। तुम्हारी तरह नकली छाप छाप के उद्योगपतियों को नहीं देते हैं कि जाके जमीनें खरीद लो 5 करोड़ में, 20 करोड़ में, 80 करोड़ में, जो मर्जी रेट कर देते हैं किसी मर्जी शहर में। नकली नोट होते हैं, उन्हीं से आपकी जमीनें खरीदी जाती हैं। कहीं आप ये सोचते हो असली नोटों में आती है? हाँ, ये जो सड़कें बनती हैं सब नकली नोटों में बनी हुई हैं। आपकी असली पूंजी को नकली नोटों में लेते हैं। तो हमने कहा कि एक काम करो, अगर रुपया छापने का कोई नियम है तो वो नियम हमको बताओ, उसके हिसाब से अगर तुमने रुपया छापा है, हम देनदार हैं और छाती ठोक कर तुम्हारा एक एक रुपया चुकता करेंगे। लेकिन अगर रुपया छापने का कोई नियम नहीं है और अगर तुमने अपनी मर्जी से रुपये छापे हैं तो भैया हम फोटो स्टेट करा के तुमको भेज देंगे 6 करोड़ रुपए का। इसमें क्या? क्योंकि तुम्हारे वाला अगर नकली चल सकता है तो हमारे वाला काहे को नहीं चल सकता भाई? बेवकूफ थोड़ी समझा है। अब बुड़बक नहीं बनेंगे, अब हिसाब करेंगे और कानून के हिसाब से करेंगे, विधि के हिसाब से करेंगे। तुम्हारी जबानी बकवास नहीं चलेगी। और जब तक तुम लिखित में हिसाब नहीं दे दोगे तब तक गांव में घुस गए तो अपनी जान माल की खुद जिम्मेदार हो। ध्यान देना, कहीं वहां घुस गए तो आप उनको तो भाई दीवार बोले तो मैनेजर बोले, और आखिर में यही कहा फिर हम कानूनी कार्रवाई कर लें। तो मैं क्या कर लो, वहां भी दलाल बैठे हैं, वो भी उसी पैसे के लालच में बैठे हैं। पर जिस दिन किसी जज को पता लग गया कि तुमको भी लुटाई जा रहा है भैया, तुमको भी नकली नोट पकड़ाया जा रहा है, उस दिन तुम्हारी गर्दन नहीं पकड़ लेगा कोई जमीर वाला जज हुआ, अगर कोई माई का लाल हुआ। बाकी सारे ही दल्ले हुए तो कौन क्या कह सकता है भाई? देखो दल्ला कोई जज होगा, मैं देखो कोर्ट की अवमानना नहीं कर रहा हूं, पर रिश्वत लेते हुए जज पकड़े गए थे ना, तो रिश्वत लेते इसका मतलब रिश्वतखोर जज भी हैं। तो जो माई का असली लाल होगा वो असली कहानी को पकड़ेगा, पर जो दलाल बैठा होगा, जो इन्हीं बैंकों का गुलाम बैठा होगा, जो रुपए का गुलाम बैठा होगा, उससे तो उम्मीद करनी मेरे ख्याल से बेमाने है। फिर तो एक ही रास्ता बचता है, जनता की अदालत, क्योंकि मालिक तो जनता ही है। हमारा तो नारा भी है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। अब मुझे मालूम नहीं था, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं तो कल का बच्चा हूं, मेरे को क्या पता किस तरह से काम करना है, कैसे नहीं करना है। हमको एक गांधी पीस फाउंडेशन के चेयरपर्सन हैं कुमार प्रशांत जी, उन्होंने बोला ये नारा कैसे आया? हमारी स्टेज पे लिखा हुआ था भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। उन्होंने बोला जनता ही सरकार है, कैसे आया? मैंने कहा बस ये तो चलते चलते बन गया था ऐसे ही कि यार हम ही मालिक हैं, हमारी ही सरकार है, हम ही सरकार है और फिर जनता ही सरकार है और हमारी हुंकार है, भारत की हुंकार है। घूम फिर के ऐसे किसी ने बनाया अपने साथियों में से, हमें तो ये भी नहीं पता क्रेडिट किसको दिया जाए। तो बोले कि जेपी का आंदोलन हुआ इमरजेंसी के बाद, तो जब चले थे तो जनता की सरकार है करके वो चले थे, और बाद में बोले जनता की सरकार नहीं, जनता ही सरकार। तो ये जनता ही सरकार लो वहां से, मैं मुझे नहीं मालूम था, सही बताऊं तो ये तो शायद आप लोगों में से भी बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, अच्छा किसी को ही नहीं पता। तो
अब ये हिसाब हो गया भाई, लिखित में हम कायदे से लेंगे, हम किसी को मना नहीं कर रहे कि आपने बैंकों का रुपया देना नहीं है। लेकिन मैं एक बात पूछ रहा हूं जनता जनार्दन से, आप लोगों से, देश से, गांव से, समाज से, जो शहरों में बैठे हैं उनसे, अगर आरबीआई अपनी मर्जी से कितने भी रुपये छाप करके उद्योगपतियों को देता रहेगा तो हम लोग तो मरते रहेंगे, क्योंकि हमारी औकात कितनी है, 2 लाख की, 20 लाख की, 2 करोड़ की, 20 करोड़ की, पर 20 लाख करोड़ की तो हमारी नहीं है भैया। अगर अडानी को, अंबानी को 20 लाख करोड़ रुपया लोन दे दिया और उस लोन के बदले में उसने हर चीज 50% डिस्काउंट पे दे सकता है ना, उसका क्या, फर्जी रुपया, सारा नकली सौदा है। अगर उसने हर चीज 50% डिस्काउंट पे दे दी तो आपके बाजार में बैठा हर आदमी बर्बाद नहीं हो जाएगा, क्योंकि हर कोई ऑनलाइन खरीदेगा उनकी दुकान से। यहां का लोकल दुकानदार ऐसे झटके में साफ, अगर वो आपके गेहूं को 4000 रुपए में खरीदने लग जाए, क्योंकि उसके पास तो नकली नोट है जितने मर्जी, तो वो सारे देश का अनाज अपने पास रख ले और अगली बार बाजार में 5 बीज आ जाए जिससे कोई पैदावार ही ना हो, तो भूखे मरते आदमी को मनमाने रूट पे देगा कि नहीं, रेट पे देगा कि नहीं। इस देश में, दुनिया में फूड क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, हार्प टेक्नोलॉजी से मनमानी जगह पर बारिश। अभी देखो, पिछले साल 2023 में इन्हीं दिनों में बरसात के मौसम में टोटल 10 बादल फटे थे, 10 बादल। सारे बादल फटने की प्रक्रिया पहले से प्लान्ड थी, योजनाबद्ध थी। अब की बार लगभग 20 बादल फटने हैं, पहले से प्लानिंग में है और योजनाबद्ध तरीके से फाड़े जाते हैं। डैम तोड़ना है वो भी, ये करना है वो भी, चाहे अमरनाथ में हुआ हो चाहे कहीं पर हुआ हो। भाई देखो, अगर सरकार को मालूम नहीं है कि धरती खोखली करते रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे, तो ऐसे लोगों को तो लतिया के भगा देना चाहिए। अगर इनको पता है तो वो धरती को बचाने की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हैं। नदियों के किनारे इतना अतिक्रमण काहे को हो रहा है। आपके यहाँ पर भी, मतलब अपने यहाँ तो फिर भी बहुत सारे पेड़ हैं, हमारे वहां तो खेतों में पेड़ ही दिखाई नहीं देते हैं और फिर कहते हैं कि पेड़ काट दो। फिर मैंने देखा एक खेल कि ये गेम क्या खेलते हैं, सड़कों के दोनों तरफ सफेदा लगा देते हैं, यूकलिप्टस लगा देते हैं, सारा जमीन का पानी पी जाता है। यूकलिप्टस की खेती करते हैं, उनको खूब मतलब प्रॉफिट देते हैं, फायदा देते हैं। और नीम बोने वालों को, शीशम खेत में अगर लगाने वालों को, उन लोगों को वो लोग फाइन करते हैं कि तुम पीपल नहीं लगा सकते, अपने वहां पर बरगद नहीं लगा सकते, तुम ये लगाओ। अब इस पूरे षड्यंत्र को समझना पड़ेगा और पूरे षड्यंत्र को समझने के लिए ढेर सारा समय चाहिए, जो कि इन्होंने हमारे पास छोड़ा नहीं। बच्चे हैं वो गेम में लगे हैं, उनके गेम में बंदूकें चल रही हैं या जुआ चल रहा है ना, जुआ चल रहा है, वो कर्जदार होते जा रहे हैं। गरीब आदमी को थोड़े थोड़े लोन में कर्जदार करते जा रहे हैं और कर्जदार भी ऐसा वैसा नहीं कर रहे हैं, बहुत भयंकर लेवल का, इतने भयंकर लेवल का कि अभी हम लोग यहाँ थे, मऊ में थे और कल हम खड्डे में थे। वो खड्डे वाला नहीं, दूसरे वाला खड्डा, आपका यूपी वाले खड्डे में थे। वह दोनों जगह, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि अंदर कैसी फीलिंग आती है। वहां औरतें ये बता रही हैं कि हमको फाइनेंस वाले, रिकवरी वाले ये बोल रहे हैं कि चाहे धंधा करके लाओ, हमको पैसा चाहिए। वहां अभी की बात बता रहा हूँ, वहां मऊ में, वहां एक औरत बोलती है कि वो लेडी बोली, मेरे पास पैसा नहीं है भैया, मैं कैसे दूं। रात को 11 बजे रिकवरी वाला आता है और बोलता है हमको नहीं मालूम है। उसके आदमी को बोला तुम चुकता करो, तुम्हारी बीवी ने पैसा लिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला पैसा। वो आदमी बोलता है भैया अभी कमाई नहीं है, हम क्या करें, कमाई नहीं है, हमें क्या मतलब, अपनी बीवी को कोठे पर भेजो, वहां से पैसा दो। ऐसा समाज चाहते हैं हम। अगर वो गांव की किसी गरीब औरत को कोठे पे भेजने की बात कर रहा है ना, यकीन मानिए कल को हमारी बीवियों को भी कोठे पर बिठाने वाले हैं, हमारी बहन बेटियों को भी। जिनकी बीवियां अभी बची हुई हैं, जिनके घर में अभी 2 दाने हैं खाने के लिए, वो इस गुमान में मत रहिएगा कि आपको छोड़ने वाले हैं। वो
क्योंकि ये हालत सिंगापुर में, मलेशिया में, थाईलैंड में पहले हुआ करती थी। थाईलैंड में तो ये बोला जाता है ना, भगवान राम का एरिया, वहां पे तो वो तो बुद्ध का एरिया है ना। फिर वहां का अर्थशास्त्र कहां से चलता है, वहां की अर्थव्यवस्था कहां से चल रही है पता है ना? प्रोस्टिट्यूशन से चलती है, धंधा करने से चलती है। बाप अपनी बेटी के गले में तख्ती लटकाता है कि इसका 5,000 रेट है, और अपनी पत्नी के गले में लटकाता है कि इसका 3,000 रेट है। वहां से चलती है उनकी अर्थव्यवस्था। हमारे हर घर को कोठा बनाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि औरत को कर्जे में डालने का मतलब यह है कि घर की पूरी इज्जत को कर्जे में डाल दिया। और ये हमारे घर की महिलाओं को कर्जा दे रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पर। उनको बिजनेस करना नहीं आता है बेचारियों को। उनका रुपया लेकर के उनका आदमी दारू पी जाता है, उनके रुपये से उनके बच्चों की स्कूल की फीस चली जाती है। उस रुपये से वो कोई बिजनेस थोड़ी कर सकती हैं। वो रुपया बढ़ेगा थोड़ी ना, उनका किसी भी तरीके से नहीं बढ़ेगा। और जो रुपया वो लोन में दे रहे हैं वो रुपया है ही नहीं, खाली डिजिट है, वो रुपया एग्जिस्ट ही नहीं करता। 34 लाख करोड़ रुपए की पेपर करेंसी है हमारे आरबीआई के पास, 34 लाख करोड़। और सोना पड़ा है 800 टन, और 800 टन सोने की कीमत बनती है 4.8 लाख करोड़, यानी लगभग 5 लाख करोड़। तो 29 लाख करोड़ रुपए की पेपर करेंसी फर्जी है। और उससे ऊपर का लोन कितना मालूम है? देखो कमाल की बात, चलो फर्जी करेंसी लोन में दे दी होती, अगर 34 लाख करोड़ की करेंसी है तो 34 लाख करोड़ से ऊपर का तो कर्जा नहीं दिया जा सकता। कर्जा कितना मालूम है? कोई सोचेगा 34 का 35 दे दिया होगा, कोई सोचेगा 50 लाख करोड़ दे दिया होगा, कोई सोचेगा 70 लाख करोड़ दे देगा। नहीं भैया, 200 लाख करोड़ का कर्जा, उससे भी ऊपर का कर्जा है। समझे? आप ब्याज भी चुकता नहीं कर पाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है, आज इनका नंबर है, कल इनका आएगा, परसों मेरा आएगा, सबका आएगा। आपके पास फोन आएगा, कर्जा ले लो। आप बोलोगे मैं कोई काम धंधा नहीं करता हूं, बोलेगा 10th की डीएमसी पे ले लो, 12वीं की डीएमसी पे ले लो। बोलेगा मैं वो भी नहीं करता हूं। बोला अरे तुम आधार कार्ड पे ले लो 10,000 रुपए का। तुम 10,000 से शुरू तो करो, तुम कर्जे में तो आओ एक बारी। क्रेडिट में लाना है, ये सोशल क्रेडिट स्कोर है। तुम एक बार उनकी दलदल में फंस गए ना, अगर कभी कोई बीमार है घर में, शादी करनी है, कोई जरूरत का पड़ा है, कोई भैंस खरीदनी है, और आपने गलती से उनके क्रेडिट सिस्टम में घुस गए, यकीन मानिए कभी नहीं निकल पाओगे। एक बार कर्जे के दलदल में घुसे कभी भी नहीं निकल पाओगे। जो घुसा है आज तक निकल ही नहीं पाया। आप में से कोई निकल पाया? कोई कितना ही बड़ा जमींदार है, गांव में किसी के पास 100 एकड़ जमीन भी है, निकल नहीं पाएगा। और चाहिए उसको अपना भरने के लिए, क्योंकि सिस्टम ऐसा है कि कमाई केवल मल्टीनेशनल कंपनी की होगी। आपका धंधा कहीं ना कहीं नुकसान में चौपट होता जाएगा, और आपका पैसा मरता जाएगा, और आपको कर्जे की और जरूरत पड़ती जाएगी। और एक दिन वो इस मुकाम पर आएंगे कि रिकवरी वाला आपको बोलेगा कि साले चुकता नहीं कर सकता था तो लिया क्यों था, ऐसे बोलेगा वो आपको। और ये वो हम सबको बोलेगा। और ये उस दिन आ जाए ये नौबत, उससे पहले आज कर लो ना हिसाब सबसे। अरे गांव की ग्राम सभा बुलाओ, ग्राम सभा में चर्चा करो। एक बात बोलते हैं, जिनके पास आप में से कर्जा है वो खड़े होकर बोलो मेरे ऊपर इतना कर्जा है। मैंने देवेंद्र भाई की ये वीडियो सुनी, मैंने बाबूलाल की ये वीडियो सुनी, जिस भी भाई की वीडियो सुनी, बोला मैंने ये देखा कि रुपया फर्जी है। एक काम कर लेते हैं यार, बैंकों को लिखकर पूछ लेते हैं, पूरा गांव मिलकर के पूछ लो असली दिया कि नकली दिया। अगर उसने असली दिया तो वो लिख के दे देगा जवाब, क्या दिक्कत है भाई? असली मैं देवेंद्र बुला रहा हूं, मेरे को बोले कोई लिख कर दे तू देवेंद्र बुला रहा है, अरे मैं कहता हूं मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दूंगा, साइन भी मारूंगा, मोहर भी मारूंगा देवेंद्र बुला रहा, कि तुम जो कहो वो बोलूंगा, मैं हूं तो हूं, उसको कौन रोक सकता है कि नहीं? तो पूरा गांव मिल करके बैंकों के पास चले जाओ, उनको बोलो भैया एक काम कर दो, सारे जने एक एप्लीकेशन लगाओ, उनको बोलो ये भुगतान कर दो 100 रुपए का। बोलेगा हैं 100 रुपए का? हाँ, इस पे लिखा ना कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो मेरे 100 रुपए दे दो। वो बैंक कौन सा 100 रुपए देगा पहले पता तो कर लो। नकली वो दे नहीं सकता, असली उसके पास पूरे देश को देने के लिए है नहीं, क्योंकि उसको पता है अगर एक को सोना दे दिया तो सबको देना पड़ेगा। वो कहा देगा, वो फंसेगा, वो चुप हो जाएगा, बोलेगा ही नहीं, चिट्ठी का जवाब ही नहीं देगा। 2000 से ऊपर आवेदन लगा चुके हैं हमारी टीम, 2000 से ऊपर।
2-2 हजार के नोट, 500-500 रुपए के नोट, बैंक में जाकर के 100 रुपए का नोट। अगर बैंक इस 100 रुपए के बदले 100 रुपए नहीं, 100 रुपए के नोट के बदले अगर 100 रुपए नहीं देता, इसका मतलब फ्रॉड है। हम पैसा चुकता नहीं कर पाते हैं तो हमारी जमीन नीलाम कर देता है। अगर बैंक इस 100 रुपए को चुकता ना कर पाए तो बैंक की कौन सी जमीन नीलाम करोगे? इस देश के अंदर 1 इंच जगह किसी बैंक की नहीं है, मैं आपको बता दूं। सारे बैंक किराए पर बैठे हैं, उसकी जमीन कहां नीलाम करोगे? कोई रास्ता नहीं। आपके सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, उनके सारे रास्ते खोल रखे हैं पुलिस, नेता। और सारे नेता, ये ध्यान देना, सारे नेताओं को मलाई दी जाती है। किसी को बहम हो कि ये वाली पार्टी का नेता मेरा नेता है, नहीं, वो सिर्फ कहने को नेता है। आपकी शराब छुड़ाने का नेता है, थाने में फोन करने का नेता है। सिद्धांत की जाकर बात करोगे तो गोबरी निकलती है हरामखोरों की। हमने सबसे बात करी है, एक भी बोलेगा नहीं, सिद्धांत पे नहीं बोल सकता, पार्टी लाइन से निकल के बात नहीं कर सकता, जनता की बात नहीं कर सकता। औकात नहीं है उसकी बैंकों के खिलाफ बोल दे, औकात ही नहीं है किसी नेता की। अगर है तो आए सामने माइक का लाल, कोई भी नहीं मिलेगा आपको। और वो क्या कहते हैं कि पूरा गांव मिलकर के, देखना, अगर बैंक आपके 100 रुपए के बदले 100 रुपए का नोट ना देकर, अगर 100 रुपए के नोट के बदले आपको 100 रुपए ना दे तो बैंक फ्रॉड हुआ कि नहीं हुआ? बताओ भैया। अगर फ्रॉड आदमी के साथ डीलिंग करोगे तो सत्यानाश ही होएगा, पक्की बात। पहला नंबर तो ये। दूसरा नंबर ये तो है अपने 100 रुपए का भुगतान लेने के बारे में। अब बैंकों के भुगतान की बात कर लेते हैं। पूरा गांव इकट्ठे हो जाओ, ग्राम सभा की मीटिंग में डिक्लेयर करो कि हमारे साथ धोखा हुआ, हमको पता चल गया, तुम्हारे साथ भी धोखा हुआ है कि नहीं पता कर लेते हैं। हमने बैंकों से सिर्फ इतना ही तो पूछना है कि भाई सिर्फ इतना बता दो, असली रुपया दिया कि नकली रुपया दिया, भारत का रुपया दिया कि आरबीआई का प्राइवेट रुपया दिया, कूटकरण वाला रुपया दिया कि मानक वाला रुपया दिया। अगर वो दिया है तो क्या वो विधि के अनुसार है? अगर वो विधि के अनुसार नहीं है तो भैया जी आपसे गुजारिश है, गांव में मत आ जाना। और अगर आ गए तो वापस टांगों पे नहीं जाओगे, सीधा बता रहे हैं, स्ट्रेचर पे जाओगे। पूरा गांव मिल करके डिक्लेयर कर देना कि गांव में घुसने की जरूरत ही नहीं है भैया तुमको, तुम जाओ अपना काम करो। और विधि के अनुसार जो हम पैसा नहीं देंगे ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं हम देंगे। अगर तुमने हमको असली रुपया दिया है तो हम पूरा देनदार हैं और चुकाएंगे, और बिल्कुल इज्जत के साथ चुकाएंगे, क्योंकि हमारे पुरखों ने किसी का पैसा रखना हमको नहीं सिखाया है। हम पूरा चुकाएंगे, विधि के अनुसार दिया है। अगर तुमने मानक वाला रुपया, अगर तुमने नकली रुपया दिया है तो साले जेल कराएंगे। सीधी सी बात है कि नहीं? फिर चुकता करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सीधी सी बात है, कोई घुमा फिरा के बात मैंने नहीं करी है। बैंकों ने हमको लिख करके दिया है कि हम फ्रॉड हैं। बैंकों ने दिया है लिख करके, उन्होंने बोला है हमने वचन पत्र बदला, उन्होंने बोला है कि हमारे पास वैध रुपए का कोई दस्तावेज नहीं है, उन्होंने बोला है कि आरबीआई प्राइवेट संस्था है, उन्होंने बोला है कि भारत के रुपए में और आरबीआई के रुपए में फर्क है, उन्होंने बोला है कि हाँ कूटकरण किया है, कूटकरण करना ही सिद्धांत के खिलाफ है और वही जेल जाने के लिए काफी है। तो भैया ये जो भारतीय न्याय संहिता है, इसका एक पर्पस है कि जो बोलेंगे उनको रगड़ने का इस्तेमाल करना है और कोई पैसा ना मांग ले, इसका इंतजाम करना है। भारत सरकार ने, सॉरी गलती हो गई, ये जो ऊपर बैठे चोर हैं सफेद कपड़े पहने हुए, जिनको हम प्रधानमंत्री और ये मंत्री फंटाना फलाना ढिमकाना बोलते हैं, इन लोगों ने हमको, हमारी टीम को, जनता सरकार मोर्चा को लिखित में दिया है कि भारत कब आजाद हुआ, किससे आजाद हुआ, किस समझौते या आदेश के तहत हुआ, उसकी कॉपी हमको दी जाए। हमने ये पूछा था तो उन्होंने कहा कि यह गहन शोध का विषय है। भारत कब आजाद हुआ, प्रधानमंत्री कार्यालय बोल रहा है यह गहन शोध का विषय है। भारत कब आजाद हुआ, यह हमारा गृह मंत्रालय कह रहा है कि यह मांगी गई सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है। फिर तुम ये 15 अगस्त को क्या मनाने वाले हो अगर देश आजाद नहीं हुआ है तो? क्योंकि आज भी गुलामी हम डॉलर की कर रहे हैं, और अगर इससे मुक्ति पानी है तो देश को अपना सैद्धांतिक मानक वाला पूरा रुपया लाना पड़ेगा। अगर जिस देश का अपना रुपया नहीं है वो देश गुलाम माना जाएगा। जिस देश के अंदर आपको बोला जाता है जनता जनार्दन है,
जनता राजा है, जनता ही सरकार है, बोल तो दिया जाता है, लेकिन सारा दिन तो जनता हाथ ऐसे जोड़े खड़ी रहती है। माई बाप, पुलिस वाला आ जाए तो ऐसे खड़े हो जाते हैं, सफेद कपड़ों वाला आ जाए तो ऐसे खड़े हो जाते हैं, कोई काला कोट पहने आ जाए तो ऐसे खड़े हो जाते हैं। हम कहाँ किसके सामने चौड़े होते हैं? दारू पी के सिर्फ बीवी के आगे या पड़ोस में? भाई इतनी अकड़ है अपनी, इससे ऊपर की औकात नहीं बची क्या अपनी? हमारी मर्दानगी यहाँ खत्म हो जाती है कि जहाँ असली सवाल पूछना होता है वहाँ गायब, वहाँ भाग जाओ, जरूरत नहीं है। टाइम किसके पास है? कौन लड़े किससे? बेफजूल की बात नजर आती है, सिद्धांत की लड़ाई लड़ने की बारी आती है। तो मैं ये कहता हूँ, यदि सच में अपने बच्चों को आजाद देखना चाहते हो, यदि सच में आने वाली पीढ़ियों को खुश और सुखी देखना चाहते हो, तो सिद्धांत को वापस लाना होगा। सिद्धांत अगर समाज से निकल जाएगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। और यदि सिद्धांत को लाना है तो बस इतना तो समझ लो कि 200 करोड़ का मालिक, 500 करोड़ का मालिक, बाहुबली, राजा कहलाने वाला आदमी, नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जब वोट मांगने की बारी आती है तो ऐसा कैसे हो जाता है? इसका मतलब इस वोट में इतनी ताकत है। ये वोट क्या करती है? ये वोट आपकी गर्दन उनके हाथ में पकड़ा देती है। इस वोट का इतना सा काम है बस, क्योंकि जैसे ही आपने अपनी वोट उसको दी, मतलब मैंने अपनी ताकत उसको दे दी। अगर कोई आपकी ताकत छीन ले, होता था ना पहले, कहां सुना था? पर रामायण में सुना है ना कि बाली के पास उसके पास वो ताकत थी कि वो सामने वाले योद्धा की आधी ताकत छीन लेता था। और ये सारे बाली हैं हरामी, ये सारी ताकत छीन लेते हैं अपने, सारी ताकत। तो इन बालियों को अब छुपकर नहीं मारना है, इन बालियों का वध करना है। तो सब जनता जनार्दन को बंदरों की तरह राम की सेना बन करके इनके ऊपर आक्रमण करना पड़ेगा, रास्ता कोई नहीं है। ये जय श्री राम का नारा उन्होंने इसलिए दिया ताकि आप जय श्री राम के पीछे लग जाओ। ये नारा नहीं है अपना, हमारा नारा राम राम है, हमारा नारा जय राम जी की है, क्योंकि इसमें प्रेम है, इसमें मोहब्बत है, इसमें सच्चाई है। जय श्री राम में केवल युद्ध है। जय श्री राम का नारा केवल युद्ध के टाइम पर, तलवार चलाते टाइम ही बोला जाता है, कभी भी हवन पे बैठते हुए जय श्री राम नहीं बोला जाता है। हमारे अंदर नफरत फैलाने के लिए, कत्ल करने की भावना डालने के लिए बोला गया। अरे राम का नाम तो हम 24 घंटे लेते थे, राम बरस गया भाई, राम जी ने नहीं देता, राम पता नहीं क्या करवाएगा, हर कण कण में राम। हम वो लोग हैं जिनके कण कण में राम, सुबह से लेकर रात तक राम 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 रटते लोग हैं, रोम रोम में राम बसता है अपना। इसके लिए किसी पार्टी के झंडे की जरूरत नहीं है हमको, इसके लिए जरूरत है हमारी एकता की, अपने भाईचारे की। हम राम की संतान हैं, राम ने हमको पैदा किया। तो राम कौन? परमात्मा, प्रकृति, सिद्धांत ही राम है। सिद्धांतों को एस्टेब्लिश करने के लिए राम आए थे। राम इसलिए नहीं आए थे कि यहाँ कत्लेआम मचाएंगे, राम इसलिए नहीं आए थे कि सांप्रदायिकता फैलाएंगे। इस चीज से बाहर निकल के हम सब लोगों को एक बात पर चलना है कि यदि राम को वाकई मानने वाले लोग हैं तो राम का एक ही बात है कि सिद्धांत पर अटल रहो। सिद्धांत के लिए जंगल जाना पड़े तो जाओ, सच के लिए अगर वचन दे दिया तो वचन के ऊपर खरा उतरो। और भैया जी आपके तो नोट पर लिखा हुआ है मैं 100 रुपए का अदा करने का वचन देता हूं। ये वचन पे अगर जो बैंक खरा नहीं उतरता है तो उसको बाली की तरह वध करना बनता है कि नहीं बनता है? तो आप सब लोग इकट्ठे हो जाइए, और अगर इकट्ठे नहीं हुए तो अपनी औलाद को अपने हाथों से आतंकी बनते हुए, मोबाइल में लग करके बीमार होते हुए, नशेड़ी बनते हुए और आपस में एक दूसरे के साथ मारकाट में मरते हुए या गुलाम होते हुए, नशेड़ी पड़े हुए देखने के लिए अभिशप्त रहेंगे हम। इसलिए साथ आकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस पूंजीवाद को निकाल करके गांव से बाहर करेंगे। जनता सरकार मोर्चा का विजन भी है कि हम लोगों को जल, जंगल, जमीन और जानवर, इन पर अपना हक चाहिए। और दूसरा, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती, इन चीजों में से पूंजीवाद को निकालेंगे। और रुपया इसमें बहुत बड़ी रुकावट है। लोन पे अगर जितने लोग बैठे हैं, उन्होंने अगर वो खड्डा वाली वीडियो देखी हो तो बैंक वालों को जो दौड़ा दौड़ा करके मारा है गांव की महिलाओं ने, कमाल कर दिया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और अब गांव के गांव ऐसे ही मारने वाले हैं सबको, इनको हरामखोरों को। बट आप कितना जल्दी जागते हैं, हम कितना जल्दी जागते हैं, ये सोचने वाली बात होगी। और आप सब लोगों के लिए हमारे कुछ
बस एक सुझाव है कि भाई किसी भी कीमत पर इंसानियत से मत हटिए। आपकी पहचान आपकी पार्टी ना हो, आपकी पहचान आपकी जात ना हो, आपकी पहचान आपका काम ना हो, बल्कि आपकी पहचान आपकी इंसानियत हो। इस बात की तरफ हमको चलना है और आदमी से आदमी को जोड़ते हुए इस लड़ाई को लड़ना है। जय हिंद, जय भारत, जय सुभाष। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। भारत स्वाभिमान की, स्वाधीन भारत की जय हिंद।